हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। मित्रों, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो मोस्टली सभी राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं मित्रों, उन सब में राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, राजस्थान की सभ्यताओं पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाए हैं और सभी सभ्यताओं के बारे में पूर्ण व्याख्या से जानकारी दी है मित्रों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की सभ्यताओं के महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे, जिसमें रीट, पटवार और मित्रों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की मित्रों जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। तो मित्रों, जानते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान की सभ्यताओं में मित्रों बात करें तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता में मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं उनमें इस सभ्यता की जो खोज थी या इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम हमें जानकारी जो थी वो किसने दी, तो मित्रों इटली के एक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी द्वारा सर्वप्रथम हमें इस सभ्यता के बारे में बताया गया। लेकिन मित्रों इस सभ्यता की खोज की बात करें तो प्रमाणिकता के साथ इसकी खोज जो है डॉक्टर अमलानंद घोष द्वारा की गई 1952 में। इसी कारण मित्रों डॉक्टर अमलानंद घोष को ही इस सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो मित्रों इसका जो उत्खनन है वो कब किया गया, तो इस सभ्यता का उत्खनन 1961 से लेकर 1969 तक इस सभ्यता की खुदाई की गई। और इस सभ्यता की उत्खनन में मित्रों जो दो व्यक्तियों का योगदान था उनमें बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है मित्रों। कौन? बालकृष्ण थापर और बीबी लाल, इन दो व्यक्तियों द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। मित्रों अब बात करें कि ये सभ्यता कहाँ पर अवस्थित है, तो मित्रों जितनी भी भारत की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं मित्रों ज़्यादातर वो नदी घाटियों के तट पर अवस्थित थी। तो ये सभ्यता जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है मित्रों नदियों में अगर नदी घाटियों की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है मित्रों, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती, मृत नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है मित्रों। इस नदी के मुहाने पर हमें ये सभ्यता मिली। मित्रों संस्कृति के प्रवास क्षेत्र का जो प्रवास क्षेत्र है संस्कृति का, उसे बहुधान्य क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुधान्य क्षेत्र भी प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो इसी नदी क्षेत्र में ये जो कालीबंगा सभ्यता थी वो अवस्थित थी। मित्रों कालीबंगा शब्द की बात करें तो कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या नाम होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इस सिंधी शब्द का अर्थ है जो है कालीबंगा। मित्रों बात करें कि ये सभ्यता कितने स्तरों में मिली, तो हमें 5 स्तरों में ये सभ्यता मिली, जिसमें 2 तो बहुत ही प्राचीन है और 3 मित्रों बाद में बनाए हुए लगते हैं। इसके बाद इस खुदाई में मित्रों हमें 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला, दूसरा मित्रों पूर्वी टीला। दोनों टीलों को देखने से लगता है कि जो पश्चिमी टीला था वो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था मित्रों, जिसको सीटाडेल की संज्ञा भी दी गई है। किसको? सीटाटेल की संख्या भी दी गई है। और इस सीटाटेल जो था यहाँ पर प्रशासक वर्ग रहता था जो पश्चिम दिशा का दुर्ग था, और निचले स्तर पर मित्रों जो टीला बना हुआ था, जो बसा हुआ था, वहाँ पर जो नगर के जो सामान्य जन थे वो रहते थे। मित्रों कालीबंगा सभ्यता के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो मित्रों यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और चैम्सफोर्ड पट्टी पे बनी हुई थी। कौन सी पट्टी पे? चैम्सफोर्ड पट्टी भी कहते हैं मित्रों, इसको जाल पट्टी भी कहते हैं और इसको ही मित्रों ऑक्सफोर्ड पट्टी भी कहते हैं। इस तरह ये सड़कें बनी हुई थी मित्रों। आपको बनाकर दिखाऊं तो इस तरह जैसे एक जाल बना, ये सड़क यहाँ से जा रही है और ये सड़क यहाँ से जा रही है, तो मित्रों ये दोनों एक दूसरे को आपस में काटती थी और इस तरह पूरे नगर में ये सड़कों का जो एक जाल सा बना हुआ था, समकोण पे ये सड़कें बनी हुई थी। मित्रों पहले जो है कालीबंगा के हमें जितने भी भवन मिलते हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिलते हैं और जो इन ईंटों की मित्रों लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 30:15:7.5
30:15:7.5 जो है मित्रों इनमें ईंटों का आकार है। ज़्यादातर जो कालीबंगा के भवन है मित्रों वो कच्ची ईंटों के बने हैं। इसी कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती की संज्ञा भी दी गई है। मित्रों मकानों के जो दरवाजे हैं वो पीछे की यानी कि गलियों में खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। मित्रों मकानों में हमें दरारें पड़ी मिली है यानी कि भूकंप आने के जो प्रमाण हैं वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं कि यहाँ कालांतर में कभी भूकंप भी आया होगा। इसी कारण यहाँ की जो मकान है उनमें दरारें हैं मकान की दीवारों में। मित्रों जुतल खेत के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कालीबंगा सभ्यता का। लकड़ी की नालियों के अवशेष तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ। फर्श में अलंकृत एवं सजावटी ईंटें मित्रों कालीबंगा में ही पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मित्र जितने भी स्थल हम पढ़ेंगे उसमें फर्श पर अलंकृत ईंटों का जो प्रमाण है वो हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मित्रों बात करें अवन कुंड अग्नि वेदिकाओं की तो वो तो हमें लोथल से भी प्राप्त होती है। पर यहाँ जो अग्नि वेदिकाएं हमें मिली हैं वो संख्या में कितनी है मित्रों? वेदिकाएं 7 संख्या में 7 वेदिकाएं जो है हमें यहाँ से मिली है। और इन 7 वेदिकाओं से पता लगता है कि यहाँ बलि प्रथा का जो था प्रचलन था, बलि प्रथा का प्रचलन था। मित्रों कालीबंगा से हमें शल्य क्रिया के भी प्रमाण मिलते हैं। शल्य क्रिया यानी कपाल छेदन क्रिया। एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद हैं। कितने छेद हैं? 6 छेद। तो ये 6 छेदों से मित्रों पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो शल्य क्रिया से भी परिचित थे। मित्रों यहाँ मिट्टी का पैमाना हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखें तो कालीबंगा से हमें मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई जो आकृति में कैसी है मित्रों? बेलनाकार है। तो ये जो फैक्ट है मित्रों बेहद ही महत्वपूर्ण है कि बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। मिश्रित फसल मित्रों मिश्रित फसल के जो प्रमाण है वो भी कालीबंगा में मिलते हैं। इसके साथ साथ मित्रों हमें कालीबंगा से कलश शवाधान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मित्रों कालीबंगा की सभ्यता के बारे में और अधिक जाने और अधिक महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह जो वास्तु दोष को दूर करता है और आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय अध्यात्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वास्तिक का चिन्ह वो भी उसके भी प्रमाण जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। मित्रों इसके साथ साथ हम बात करें कि कालीबंगा से हमें जो एक प्राचीन तंदूर के अवशेष भी मिले हैं मित्रों, जहाँ से ये लगता है कि ये लोग जो है सामूहिक रूप से भोजन बनाकर खाते थे तंदूर पर। तो सामूहिक जो तंदूर है प्राचीन काल का वो भी हमें यहाँ से मिलता है। मित्रों मंदिर के कोई भी अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होते। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर के अवशेष हमें कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। मित्रों कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। और ये तीसरी राजधानी किसके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। मित्रों ये एक महत्वपूर्ण बात है कि तीसरी राजधानी कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो वो कालीबंगा है। मित्रों इसके बात करें अंतिम जो फैक्ट है कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ तो वो है मित्रों इसके पतन का। तो मित्रों अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। कैसे हुआ है? प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। लेकिन इतिहासकार U.R. कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन है वो किसी संक्रामक रोग से हुआ। इसी कारण मित्रों ये सभ्यता जो थी पूरी की पूरी सभ्यता जो है पतन के गर्त में चली गई। मित्रों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त
प्राप्त जो अवशेष है उन्हें कालीबंगा के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया और इस संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1985-86 में की गई। 1985-86 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई और मित्रों आज भी पर्यटन की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता का या कालीबंगा संग्रहालय जो है हमारे आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मित्रों महत्वपूर्ण बात एक और बताऊं तो कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांस्य से मिले जो बहुत ही मात्रा में कांस्य से हमें जो बने हुए उपकरण है वो इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मित्रों कालीबंगा के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तो कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्र भारत का ध्यान रखिए मित्रों, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। पहली बार उत्खनन किया गया। मित्रों स्वतंत्रता के दौरान हमारे बहुत से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से जो उत्खनन स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले स्थल की खुदाई की गई मित्रों कालीबंगा से की गई। मित्रों कालीबंगा से जो लिपि प्राप्त हुई वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी और मित्रों इसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है। किलाक्षर लिपि के साथ साथ मित्रों इसको बुस्टोफैदिम लिपि भी कहा जाता है। मित्रों इसके साथ साथ मित्रों यहाँ से जो भी हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए उन्हें का काल जानने की जो विधि है इसका नाम रेडियो कार्बन C14 विधि रेडियो कार्बन विधि है। मित्रों इस रेडियो कार्बन विधि का सबसे पहले जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई या सबसे पहले इस वैज्ञानिक विधि को प्रकाश में कौन लेके आए या इस अवधि को या पुरातात्विक अवशेषों की अवधि जानने की ये जो वैज्ञानिक विधि है ये हमें किसके द्वारा बताई गई, तो मित्रों बिलियार्ड लीबी नाम के एक वैज्ञानिक थे। बिलियार्ड लीबी ने हमें रेडियो कार्बन विधि से अवगत करवाया। बिलियार्ड लीबी ने इस रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया और उन्होंने हमें बताया कि इस विधि द्वारा हम पुरातात्विक अवशेषों के काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मित्रों मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और साथ में ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि मैं ये जो भी आपको फैक्ट बता रही हूँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल प्रामाणिक और विश्वसनीय है, इसलिए विश्वास के साथ इनका अध्ययन करें क्योंकि ये आपको परीक्षा में निश्चित ही सफलता दिलाने में सहायक होंगे। तो मित्रों जानते हैं आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आहड़ जो सभ्यता है मित्रों ये राजस्थान के उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर है और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। आहड़ कस्बे में से मित्रों इस सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों ये सभ्यता जो है वो 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता की खोज की बात करें फ्रेंड्स, इस सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो इस सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इस सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किया गया और मित्रों उसके बाद 1956 में मित्रों उसका जो उत्खनन किया गया वो किया गया रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। मित्रों ये भी याद रखने योग्य बात है कि 3 बार इस सभ्यता का उत्खनन हुआ और तीसरी बार जो इसका उत्खनन हुआ सर्वाधिक हुआ और मित्रों विस्तारित रूप से हुआ और ये उत्खनन हुआ 1961 में। 1961 में ये उत्खनन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया द्वारा। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे मित्रों जिनका नाम था HD सांकलिया। मित्रों HD सांकलिया का पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो इनका पूरा नाम है धीरज लाल सांकलिया। धीरज लाल सांकलिया इनके द्वारा जो है पूर्ण विस्तारित रूप से इस सभ्यता का उत्खनन किया गया 1961 में। अब बात करें मित्रों कि इस सभ्यता को और किन किन उपनामों से जाना जाता है। मित्रों इस सभ्यता को
ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ये पुराना नाम है। आहड़ का जो पुराना नाम है वो ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी इसको पुराने या प्राचीन काल में कहा जाता था। मित्रों, ये सभ्यता जो है वो बनास नदी की घाटी में विकसित हुई है। इस सभ्यता को बनास नदी घाटी में विकसित होने के कारण बनास सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। मित्रों, बनास संस्कृति और बनास सभ्यता का जो 11वीं शताब्दी में जो नाम था, 10वीं 11वीं शताब्दी यानी कि इससे भी पहले जो इसका नाम था वो था अघाटपुर। अघाटपुर या अघाट दुर्ग। अघाट दुर्ग जो था इस सभ्यता का बहुत ही पुराना नाम है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। मित्रों, जो वहाँ के स्थानीय जो लोग थे इसे क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते थे? अघाटपुर को। इसको क्षेत्रीय भाषा में मित्रों धूलकोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धूलकोट इसको कहा जाता था क्षेत्रीय भाषा में। मित्रों, हमें यहाँ से एक 10वीं सदी का शिलालेख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ मित्रों ये जो सभ्यता है वो बनास नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम है मित्रों आयड़। इस आयड़ नदी के किनारे स्थित होने के कारण मित्रों इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? आहड़ सभ्यता पड़ गया। मित्रों, सर्वाधिक तांबे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जगह को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ताम्र नगरी भी इस सभ्यता को कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को। मित्रों, आहड़ सभ्यता का एक और अर्थ निकाला जाता है मृतकों के टीले की जो सभ्यता है। मृतकों के टीले की जो सभ्यता है वो भी इस सभ्यता को कहा जाता है। मित्रों, आयड़ नदी के बारे में आपको बताऊं तो मित्रों आयड़ नदी जो है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद मित्रों इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। इसको बेड़च और आयड़ दोनों नामों से इसको जाना जाता है। मित्रों, यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। आहड़ सभ्यता से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं मित्रों। और इसके साथ साथ मित्रों ये बताऊं कि ये जो सभ्यता है पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के जो मकान है मित्रों में एक मकान में 3 या एक साथ 6 चूल्हों के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। एक साथ 6 चूल्हों के जो है अवशेष हमें आहड़ सभ्यता के मकान से प्राप्त होते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो थे वो सामूहिक भोजन करते थे या यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। मित्रों, आहड़ सभ्यता से हमें गोरे और काठे नामक 2 अन्न भंडारण करने वाले मृदभांड मिले हैं। एक प्रकार से मित्रों मृदभांड ही है जिनमें गोरे और काठे कहा गया, जिनको क्या कहा गया? गोरे और काठे। और मित्रों ये गोरे और काठे किस काम आते थे? ये अनाज सुरक्षित रखने के लिए, अनाज को इकट्ठा रखने वाले पात्र थे, मृदभांड थे। हमें मित्रों आहड़ से ईरानी शैली की धूपदानियां भी मिली है। क्या मिली है? धूपदानियां जिनमें मित्रों धूप जलाते हैं या अगरबत्तियां रखने का जो स्टैंड होता है मित्रों उसको धूपदानियां कहते हैं। और ये धूपदानियां कौन सी शैली की थी? तो मित्रों ये ईरानी शैली की थी। इससे पता चलता है कि आहड़ वासियों का ईरान से संबंध था। ईरान के जो लोग थे वो इनसे संबंध रखते थे, किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध इनसे रखते थे। मित्रों, यहाँ से हमें 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त होती है। 6 तांबे की मुद्राएं जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। मित्रों, इसके साथ साथ 3 मोहरें भी हमें यहाँ से मिली है। एक जो मुद्रा है 6 तांबे की मुद्राओं में से एक मुद्रा पर मित्रों त्रिशूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिशूल बना हुआ है। और दूसरी मुद्रा पर एक यूनानी देवता जिसका नाम है अपोलो, वो अपोलो घोड़ा दिखाया गया है। और मित्रों जिसके हाथ में तीर व तरकश है। इसी मुद्रा पर मित्रों एक यूनानी भाषा में लेख भी लिखा मिला है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो मित्रों यूनान से भी इनके संबंध के जो साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं। मित्रों छपाई के ठप्पे और आटा पीसने की जो चक्की है उसका प्रमाण भी हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त होता है। मित्रों आहड़ के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, पशुपालन से परिचित थे। मित्रों यहाँ से टेराकोटा यानी कि
मिट्टी से पकाई गई कोई भी आकृति हो तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा की बनी वृषभ की मूर्ति यानी कि बैल की हमें मूर्ति मिलती है, जिसको इतिहासकारों ने क्या कहा है, जिसको इतिहासकारों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। मित्रों, ये यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि बनासियन बुल किसको कहा गया और ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो बनासियन बुल जो है हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त होता है, जो कि टेराकोटा का वृषभ है, मिट्टी की बनी वृषभ की आकृति है। मित्रों, आहड़वासी जो थे वो पशुपालन से और कृषि से अच्छी तरह परिचित थे। मित्रों, इनके जो आभूषण और बर्तन जो है वो मिट्टी के बने थे, मिट्टी के बने थे। मित्रों, इसके साथ साथ यहाँ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है, यानी कि ये सभ्यता जो थी पूरी तरह ताम्रयुगीन थी। कौन सी थी? ताम्रयुगीन थी, क्योंकि यहाँ से हमें तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। मित्रों, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि यहाँ से हमें बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त हुआ है, बिना हत्थे का जल पात्र। तो मित्रों, ऐसा जल पात्र भारत में नहीं बनाया जाता था। अब ये बिल्कुल ईरानी शैली से संबंधित था। बलूचिस्तान के क्षेत्र में, बलूचिस्तान की जो सभ्यताएं हैं वहाँ से ये जलपात्र मिलता है। तो मित्रों, ये बिना हत्थे का जलपात्र ईरानी या बलूचिस्तान की सभ्यताओं से में पाया गया। इसी कारण मित्रों, इस सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का ईरान से संबंध होने का अनुमान लगाया जाता है। मित्रों, यहाँ का जो सामाजिक जो परिवेश था वो बिल्कुल ग्रामीण था। इसी कारण मित्रों, ये जो मकान थे वो क्या थे? कच्ची ईंटों के बने थे, और मकान जो थे वो बांस की चटाइयों पर मिट्टी का लेप करके बनाए जाते थे। बांस की जो चटाइयाँ होती है मित्रों, उन पर मिट्टी का लेप कर और उनसे छतें, दीवारें वगैरह बनाई जाती थी। तो मित्रों, पूरी तरह से ये सभ्यता जो क्या थी? ग्रामीण थी। मित्रों, यहाँ पर हमें भूकंप का भी प्रमाण मिलता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और मित्रों, इस सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता जो थी अपने चरम काल पर थी। मित्रों, अब जानते हैं हम राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गणेश्वर सभ्यता जो है मित्रों, राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के मुहाने पर स्थित है। मित्रों, सीकर जिले में नीम का थाना एक तहसील है, और नीम के थाना जो तहसील है इससे 15 किमी दूर मित्रों एक गांव है जिसका नाम है रेवासा गांव। और इस रेवासा गांव में मित्रों खंडेला की जो पहाड़ियां हैं उनसे कांतली नदी निकलती है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकलता है कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। और इस कांतली नदी के मुहाने में ही हमें इस गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। मित्रों, इस सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद मित्रों इस सभ्यता का दोबारा उत्खनन किया गया 1977 में। तो 2 बार इसका उत्खनन हुआ, और इसका जो दूसरी बार जो उत्खनन है 1977 में मित्रों रतनचंद्र अग्रवाल और इनके साथ एक व्यक्ति और जिनका नाम था विजय कुमार, इन दोनों ने मिलकर पूर्ण विस्तारित रूप से इसका उत्खनन किया। मित्रों, यहाँ से हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश्वर जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुरानी है। इसी कारण मित्रों इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो है गणेश्वर सभ्यता वो सबसे प्राचीन सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की। मित्रों, यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का
पुष्कर भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि मित्रों पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? तो पुरातत्व का पुष्कर जो है किसको कहा गया? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। मित्रों एकमात्र ऐसा स्थान है गणेश्वर जहाँ से हमें पत्थर के बांध प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर के बांध हमें एकमात्र गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। मित्रों यहाँ से हमें तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा, इसके साथ साथ और भी तांबे के जो उपकरण हैं वो यहाँ से हमें बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। मित्रों ये भी विदित होता है कि यहाँ से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं में तांबे का जो आयात है, तांबे का आयात जो है वो खेतड़ी यानी कि कांतली नदी के वरदान स्वरूप यहीं से किया जाता था। खेतड़ी, अलवर, खोप, ये जो खो दरीबा की जो खाने हैं वहाँ से किया जाता था। तो मित्रों तांबा जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसी कारण ये जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। मित्रों आगे हम जानेंगे बेराट सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मित्रों बेराट सभ्यता के बारे में जानते हैं और बेराट जो सभ्यता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी विगत परीक्षाएं हैं उनमें से बेराट सभ्यता जो है उसके फैक्ट जो है वो भारी मात्रा में उठाए जाते हैं। मित्रों बेराट सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है। तो मित्रों बेराट जो सभ्यता है वो जयपुर जिले की शाहपुरा उपखंड की जो जगह है, शाहपुरा उपखंड में एक विराट नगर की बीजक की मित्रों ये बीजक और गणेश और भीम की डूंगरी, ये क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जयपुर में। और बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी जो है मित्रों इन पहाड़ियों में हमें इस सभ्यता के बेराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों वैसे ही जो सभ्यता है बेराट की जो सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित होने के कारण मित्रों इस सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं। यह विराट नगर जो है मित्रों जिसको आज विराट नगर कहा जाता है, ये प्राचीन काल में जनपद काल में विराट नगर जो था वो मत्स्य जनपद की राजधानी था। किसकी था? मत्स्य जनपद की राजधानी था। और मित्रों इसका जो उल्लेख है मत्स्य जनपद का हमें विराट नगर का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हमें महाभारत से। मित्रों प्राचीन काल में महाभारत काल में हमें यहाँ पांडवों के आगमन का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है। मित्रों इस सभ्यता की जो सबसे पहली जो खोज है वो 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। और इसका जो उत्खनन और सर्वेक्षण है वो किया गया मित्रों कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी द्वारा। मित्रों दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन और सर्वेक्षण किया। तो इसमें पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है कैलाश दीक्षित। क्या नाम है? कैलाश दीक्षित। और दूसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है नीलरतन बनर्जी। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया। मित्रों इसके बाद यहाँ से हमें एक अवशेष के रूप में एक यहाँ के जो शासक थे जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के टाइम में मित्रों महाराजा राम सिंह के टाइम में उनका एक किलेदार था जिसका नाम था कीताजी खंगरोत। तो कीताजी खंगरोत जो है वो यहाँ खुदाई करवाते हैं और कीताजी खंगरोत को यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है। स्वर्ण मंजूषा यानी कि सोने की बनी हुई एक पेटी मिलती है, एक बक्सा मिलता है। और इस स्वर्ण मंजूषा में उन्हें भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों इस सभ्यता के बारे में और अधिक जाने तो 1837 में यहाँ पर कैप्टन बर्ड आते हैं। कौन आते हैं? कैप्टन बर्ड अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ आते हैं। कैप्टन बर्ड
ये यहाँ आते हैं घूमने के लिए और यहाँ बीजक की डूंगरी नामक जो पहाड़ी है उस पर उनको जब वो खुदवाई करवाते हैं तो वहाँ उन्हें अशोक का एक शिलालेख प्राप्त होता है। मित्रों, अशोक के बारे में तो आप जानते हैं, मौर्य काल का महान सम्राट अशोक मौर्य, जिसने अपने जो आदेश थे, जो प्रजा के लिए उसने जो संदेश दिए, इन आदेशों को उसने शिलालेखों पर खुदवाकर पूरे राज्य में लगवाया और मित्रों प्रजा से उनका पालन करने के लिए कहा। प्राचीन भारत का पहला सम्राट अशोक था, जिसने सबसे पहले अपने आदेश जो थे वो शिलालेखों पर खुदवाकर पूरे देश में लगवाए। तो यहाँ से भी हमें ये जो बीजक की डोंगरी पहाड़ी है मित्रों, यहाँ से ये जो कैप्टन बर्ड थे, इन एक अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। मित्रों, इस शिलालेख को अशोक का बाबरू शिलालेख भी कहते हैं और इस बाबरू शिलालेख को ये जो कैप्टन बर्ड है पढ़ते हैं, क्योंकि मित्रों ये एक पत्थर का पहिया था और पहिए पर बुस्ट्रोफैडम शैली में ये जो अभिलेख है वो लिखा हुआ था। बुस्ट्रोफैडम शैली, बुस्ट्रोफैडम मित्रों एक लिपि होती है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है और इस बुस्ट्रोफैडम शैली में लिखे हुए लेख को ये कैप्टन बर्ड ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, इसमें बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट की गई थी, यानी कि इस अभिलेख से हमें पता चलता है, इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मित्रों, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके साथ साथ इस शिलालेख से ये भी पता चलता है कि अशोक जो था वो मगध का राजा था। अशोक ने इस शिलालेख में खुद को मगध का राजा कहकर संबोधित किया। मगध का राजा कहकर संबोधित किया किसने? अशोक ने खुद को मगध का राजा कहकर संबोधित किया इस बाबरू शिलालेख में। मित्रों, इस शिलालेख में हमें बुद्ध धम्म संघ ये तीन जो शब्द है इस शिलालेख में मिले। कैप्टन बर्ड ने इस शिलालेख को पढ़ा और इससे निष्कर्ष निकाला कि अशोक जो था वो मगध का राजा था और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था थी। मित्रों, 1840 में इस शिलालेख को एक चट्टान से मित्रों ये चिपका हुआ था और चट्टान से काटकर इसको कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया और कलकत्ता संग्रहालय से मित्रों इस शिलालेख को ले जाकर एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में है वहां पर रखा गया। मित्रों, 1871-72 में एक अंग्रेज अधिकारी क्लाइल यहाँ आते हैं घूमने के लिए, बेराट सभ्यता को देखने के लिए, और इन क्लाइल को भी भीम की डूंगरी नामक पहाड़ी से एक अशोक का एक शिलालेख और प्राप्त होता है। मित्रों, यहाँ 1999 में जब उत्खनन किया गया, 1999 में यहाँ पर बीजक की पहाड़ी से हमें बौद्ध विहार यानी कि मंदिर, बौद्ध मंदिर या स्तूप के जो अवशेष है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, बेराट सभ्यता से एकमात्र सभ्यता जहाँ हमें सर्वप्रथम मंदिर के, बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले या स्तूप के अवशेष भी हमसे पूछे जाते हैं तो वो हमें बेराट से मिले। इसके साथ साथ मित्रों बुद्ध की जो मथुरा शैली की जो प्रतिमा है वो भी हमें बेराट से प्राप्त होती है। मथुरा शैली की जो मूर्ति है बुद्ध की वो हमें बेराट से प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है बेराट सभ्यता का। मित्रों, इसकी बात करें कि यहाँ से हमें पंचमार्क आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क आहत सिक्के मित्रों, ये जो पंचमार्क आहत सिक्के हैं ये प्राचीन भारत में प्रचलित है। इन सिक्कों द्वारा ही व्यापारिक लेन देन कार्य होता है। इसके साथ साथ मित्रों यहाँ से हमें यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं भी यहाँ से मिली है और यहाँ से मित्रों हमें शंख लिपि भी प्राप्त होती है। तो शंख लिपि जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है बेराट सभ्यता की। शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो बेराट सभ्यता से हमें शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, यहाँ से एक भीम की डूंगरी जो पहाड़ी है वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है जिसे मित्रों क्या कहा गया? जिसे भीमताल कहा गया। मित्रों, कहा जाता है चूंकि ये बेराट जो सभ्यता है और विराट नगर जो है मित्रों इसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है।
तो ये जनश्रुति है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ चट्टान से लात मारी चट्टान को और वहाँ से पीने का पानी निकल आया और इसी तरह यहाँ पर एक तालाब बन गया जिसको भीम ताल की संज्ञा दी गई है। मित्रों, यहाँ से विराटनगर यानी कि जयपुर से हमें सर्वाधिक शैल चित्र मिले। इसी कारण से प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। मित्रों, इस सभ्यता से हमें स्तूप के अवशेष मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बुद्ध की मथुरा शैली की जो प्रतिमा मिली वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मित्रों, हेनसांग कौन था? तो मित्रों, हेनसांग जो था वो एक चीनी यात्री था और इस चीनी यात्री ने भी बेराट सभ्यता का अपनी जो पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी में इस बेराट सभ्यता का वर्णन किया है और इसको बेराट को इसने पारयात्र नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पारयात्र। क्योंकि मित्रों ये जो हेनसांग था वो 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और मित्रों ये भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखता था और बुद्ध धर्म को पूरी तरह से जानने के लिए ही भारत आया था। और मित्रों इसी कारण इसने सबसे पहले भारत में या राजस्थान में इसने सबसे पहले मित्रों भीनमाल जालोर में भ्रमण किया। इसी कारण मित्रों इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी हेनसांग को कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में जगह जगह घूमकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत की जो यात्रा थी इसका पूरा वर्णन किया और हर्षवर्धन का जो पुष्यभूति वंश था उसकी भी जानकारी हमें सीयूकी जो हेनसांग की पुस्तक है उससे प्राप्त होती है। मैंने सभ्यताओं के महत्वपूर्ण फैक्ट को इंक्लूड करते हुए सभ्यताओं की ये जो वीडियो बनाई है इसमें सभी सभ्यताओं के जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं मित्रों उनकी सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मित्रों इसके अलावा जो सभ्यताएं बसती हैं छोटी छोटी सभ्यताएं उनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या उनको अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो बनाई हुई है विस्तार से सभ्यताओं की राजस्थान की लगभग सभी सभ्यताओं की जो वीडियो है मित्रों उसमें उन सभी सभ्यताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मित्रों इस जो वीडियो है इस वीडियो में आपको सभ्यताएं जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मित्रों उनके महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उनका समावेश किया गया है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।